इस वीडियो में हम इल्म काफ़िया मुकम्मल तौर पर समझेंगे। इंशाअल्लाह अव्वल ता आखिर आपको समझाऊंगा काफ़िया क्या होता है और शायरी में काफ़िया कब ख़राब होता है, कब दुरुस्त होता है, इसके क्या उसूल व ज़वाबित हैं। तो एक तो देखिए, इल्म अरूज़ की किताबों में काफ़िया इंतहाई पेचीदा इस्तिलाहात के साथ मज़कूर है। एक में इंशाल्लाह आपको अभी इस वीडियो में इतना आसान करके आपको बताऊंगा कि आपको आइंदा किसी भी काफ़िए में ये परेशानी नहीं होगी कि ये काफ़िया दुरुस्त है या गलत है। तो आप ये ना समझें कि काफ़िया का जो इल्म है वो बहुत आसान है और आम जाम काम शाम वगैरह काफ़ी हैं, इसमें क्या चीज़ समझने की होती है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें चीज़ें बहुत सारी समझने की होती हैं जो आपको नहीं पता। मिसाल के तौर पे ताबिंदगी और शर्मिंदगी, अगर आप ये समझते हैं कि ये दुरुस्त काफ़िया है तो आप गलती पर हैं, क्योंकि ताबिंदगी और शर्मिंदगी दुरुस्त काफ़िया नहीं है। ये क्यों नहीं है दुरुस्त काफ़िए, ये पूरा तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में आपके सामने एक तहरीर मैंने लिखी है मतन के तौर पर, उसको पढ़ता जाऊंगा और उसकी तशरीह के तौर पर इंशाल्लाह आपको आसान आसान करके मैं समझाता जाऊंगा। वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आप जो है वो इल्म काफ़िया पर मुकम्मल महारत और दस्तरस हासिल कर चुके हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। मोहतरम मोहम्मद फैसल शहजाद साहब हैं, जो कि माशाल्लाह बच्चों का इस्लाम, ख़वातीन का इस्लाम और बच्चों के रिसाले आशियाना के मुदीर हैं। और इनका आशियाना पब्लिकेशन भी है, जिसका पूरा लिंक और जिसकी तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके आप इनकी बहुत सी अदबी किताबें हैं बच्चों के लिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वो आप घर बैठे इनसे मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। देखें, शेर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वज़न और एक काफ़िया। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वज़न और काफ़िया दो अलग अलग चीज़ों के नाम हैं। वज़न का ताल्लुक़ पूरे मिसरे के साथ होता है कि इस मिसरे में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी छोटी और बड़ी आवाज़ें हैं वो उनकी तादाद और उनकी तरतीब जो है बेईन ही इसी तरतीब पर दूसरे मिसरे में हो, और ये वो तादाद और तरतीब हो जो उर्दू में इस्तेमाल भी होती हो, तो हम ये कहेंगे कि इस शेर का वज़न दुरुस्त है। वज़न कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप हमारा अगला कोर्स कर लें, वो इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद करवाया जाएगा। इस कोर्स में, इस एक वीडियो में, ये कंप्लीट कोर्स है और इसमें हम इंशाल्लाह ये समझेंगे कि काफ़िया क्या होता है। काफ़िया जो है वो मिसरे के आखिर में आने वाले जो बावज़न हम आवाज़ जो अल्फाज होते हैं, बावज़न होना ज़रूरी नहीं है उनका, हम आवाज़ होना ज़रूरी है, वो अल्फाज उनको काफ़िया कहते हैं। जैसे आम जाम काम शाम, जैसे हवा दवा सदा खुदा, तो अब ये सारे काफ़ी हैं, लेकिन इसके कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, वो समझना आपको ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 पॉइंट्स रखूँगा एक एक करके। ये पहला पॉइंट हो गया कि काफ़िया और वज़न अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि बाज़ अल्फाज के आखिर में कुछ हरूफ ऐसे भी होते हैं जो असली नहीं होते बल्कि उन्हें बढ़ाया गया होता है। जैसे शर्मिंदगी में असल शर्म है और नून दाल गाफ और या को इसमें बढ़ाया गया है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है कि कौन से हरूफ असली हैं और कौन से हरूफ ज़ायद हैं। तो जो असली हरूफ होंगे उनका जो आखिरी हर्फ होगा उस पर काफ़िए की पूरी बुनियाद होती है, पूरी इमारत खड़ी हुई होती है, वो एक होना ज़रूरी है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि शर्मिंदगी और ताबिंदगी काफ़िए नहीं है, क्योंकि ताबिंदगी में बा है और शर्मिंदगी में मीम है, क्योंकि इन दोनों के आखिर में जो नून दाल गाफ और या है ये इजाफ़ा है, और ये ऐसा इजाफ़ा है कि जो इनके असली हरूफ में शामिल नहीं है। ताब मुकम्मल एक लफ्ज़ है, शर्म एक मुकम्मल लफ्ज़ है। ताब के आखिर में बा है, शर्म के आखिर में मीम है। तो ये आखिरी असली हर्फ जो होता है उसको पहचानने के लिए आपको हुरूफ असलिया और हुरूफ ज़ायदा को समझना होगा। हर लफ्ज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन से हुरूफ असली है, कौन से ज़ायद हैं। तो एक लफ्ज़ होता है, फिर उसके अंदर इजाफ़ा किए जा रहा होता है। जैसे कार एक लफ्ज़ है, कार का मतलब है काम। अब अगर मैं कह दूँ कारी तो इसका मतलब है काम वाला। अगर मैं कह दूँ कारियाँ
तो इसका मतलब है काम वाली, काम वाले। तो ये काम वाला जो काम की तरफ जो चीज़ें मंसूब थी वो कई सारी चीज़ें। तो ये जब मुरक्कब बनकर आता है तो कारी और कारियाँ भी इस्तेमाल हो जाता है। तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि कार जो है वो असल हुरूफ हैं, आगे सारे इजाफ़ा जात हैं। तो ये जब कवाफ़ी में हम गौर करते हैं तो वहाँ हमको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आखिरी असली हर्फ को हर्फ रवी कहते हैं, जिसे शायरी में हर्फ रवी रा है। आखिरी असली हर्फ कैसे पता चलेगा? हुरूफ असली अलग कर लें, हुरूफ ज़ायद अलग कर लें, जो पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा। अब जब असली हुरूफ हमारे सामने आ गए तो उसमें जो आखिरी हर्फ है उसको आखिरी असली हर्फ कहते हैं, ये नाम याद कर लें। अब जैसे शायर है, इसका आखिरी असली हर्फ है रा, और शायरी है, इसका आखिरी हर्फ तो या है, लेकिन आखिरी असली हर्फ इसका भी रा है, क्योंकि या असली नहीं है, वो ज़ायद हुरूफ में से है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ें। आखिरी असली हर्फ से मुराद वो सबसे आखिरी हर्फ है जिसे गिराने के बाद लफ्ज़ या तो बेमाना हो जाए, जिसे साद से दाल गिरा दें तो सा बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, या फिर उसके माना बिल्कुल तब्दील हो जाए, जैसे सईद से अगर दाल गिरा दें तो सई रह जाता है। सई का मतलब है कोशिश, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज़ है। पॉइंट नंबर 4 का ख़ुलासा ये है कि अगर आपके दिमाग में इश्काल पैदा हो रहा है कि भाई आप तो चलो लुग़त के माहिर हैं, आपने तो बड़ी लुग़ात खोल रखी हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस लफ्ज़ के अंदर हुरूफ असली हैं, कौन से हुरूफ ज़ायद हैं? तो आप सबसे आखिरी हर्फ को गिराएं और देखिए जो पीछे जो बच रहा है वो क्या है। अगर वो बा माना है तो इसका मतलब है जो आपने गिराया था वो असली नहीं था, उसको गिराई दे, वो ज़ायद है, उसको फिर आप हर्फ रवी में शुमार नहीं करेंगे, उसका शुमार फिर रदीफ़ में होगा, ये जहन में रखिएगा, उसको बिल्कुल हज़फ नहीं करना है। शायरी है, हमने या को गिराया, पीछे रह गए शायर, इसका मतलब है या ज़ायद है, क्योंकि शायर एक भरपूर लफ्ज़ है जो कि यहाँ मुराद भी वही है, शायरी यानी शायर वाला काम, यानी शेर व शायरी। अब शायर में से आपने रा को गिराया तो ये बचा शा। अब शाह अगर लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता भी होगा तो उसका मतलब अलग होगा, या फिर उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता, तो पता चला कि शायर में रा आखिरी असली हर्फ है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। आखिरी हरकत से आखिरी असली हर्फ तक के मजमूए को रवी कहते हैं। देखिए ये पॉइंट समझ लिया ना आपने, तो पेचीदा अल्फाज और मुश्किल कवाफ़ी सब के सब समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आप अपने पास लिख भी लें, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नीचे PDF का भी लिंक दे दूँगा आपको, और नीचे ये पॉइंट्स लिख भी दूँगा मैं आपको। तो आखिरी हरकत से आखिरी असली हर्फ तक का पूरा मजमुआ बसा औक़ात जो हर्फ रवी होता है, जिसे शायरी है, इसमें तो हर्फ रवी रा है, उसके नीचे ज़ेर है। अब ये ज़ेर प्लस रा ये हर्फ रवी है, ये एक मजमुआ है। इस मजमूए को हम कहते हैं आखिरी हरकत से आखिरी असली हर्फ तक का मजमूआ। इसको इतना लंबा नाम क्यों दे रहे हैं कि बसा औक़ात ये ज़्यादा हुरूफ पर मुश्तमिल होता है। जैसे पॉइंट नंबर 5 में हमने मिसाल हम पढ़ते हैं, अदीब एक लफ्ज़ है, अदीब, इसमें आखिरी असली हर्फ कैसे पता चलेगा? बा को हम गिराएंगे तो बचेगा अदी, इसका मतलब है बा आखिरी असली हर्फ है। अब हमको रवी निकालना है, बा हर्फ रवी है, रवी और हर्फ रवी में फ़र्क देखें। हर्फ रवी तो आखिरी असली हर्फ को हम कहेंगे, लेकिन रवी जो होगा उसका कवाफ़ी में होना ज़रूरी है, और वो जो होगा वो मजमुआ होगा आखिरी हरकत से आखिरी असली हर्फ तक के मजमुआ। तो हरकत इसमें बा पर कोई हरकत नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश बा साकिन है। अब हम उससे पहले देखते हैं या है, वो भी साकिन है। अब ज़बर ज़ेर पेश अभी तक हमको नहीं मिला, लिहाजा हमारा मजमुआ जो रवी जो मजमुआ है वो बढ़ता जा रहा है। अब या से पहले हम देखते हैं तो अदीब के अंदर दाल है, उसके नीचे ज़ेर है। जैसे ही हमको हरकत मिल जाएगी हम दाल को नहीं लेंगे, हम सिर्फ हरकत को ले लेंगे। तो इसका मतलब होगा ज़ेर प्लस या साकिन प्लस बा साकिन, ये पूरा सेट है, ये सेट हमारे पास हासिल हो गया। ये रवी है। अदीब के तमाम कवाफ़ी में ज़ेर प्लस या प्लस बा का होना ज़रूरी है, जैसे गरीब, जैसे करीब। अब देखिए अदीब में दाल है, करीब में रा है। आपसे किसी ने सवाल कर लिया भाई आप ये बात है करीब और गरीब तो चलो काफ़ी दुरुस्त हैं, लेकिन अदीब और करीब दुरुस्त काफ़ी है कि नहीं? अब आप सोच में पड़ गए कि यार करीब में तो रा है और अदीब में तो दाल है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि करीब का
आप रवी निकालें जो कि आखिरी हरकत से आखिरी असली हर्फ तक के मजमूए का नाम है, और वो है ज़ेर प्लस या प्लस बा। ये जितने अल्फाज में ये सेट मौजूद होगा वो सब के सब करीब के भी काफ़िए होंगे, वो सब के सब अदीब के भी काफ़िए होंगे। वाज़े हो गई बात। पॉइंट नंबर 6, हमने आधे पॉइंट्स पढ़ लिए, मुबारक हो, आपने इल्म काफ़िया निस्फ हासिल कर लिया। पॉइंट नंबर 6 देखें, मतला के कवाफ़ी में सिर्फ़ रवी का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अब ये जो मतन है ना, इसमें एक एक चीज़ में गौर करें। मतला किसको कहते हैं? गज़ल में या किसी और सिनफ़ कलाम के अंदर जो पहले 2 मिसरे होते हैं उस वो अगर मुक़फ़्फ़ा हो, यानी दोनों मिसरों में काफ़िया बरता गया हो। काफ़ी के बाद रदीफ़ कभी होती है कभी नहीं होती, तो रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है। रदीफ़ जब रख ली जाए तो फिर सारे शेरों में रदीफ़ रखना ज़रूरी होता है, तो उससे पहले वाला जो होता है वो काफ़िया होता है। तो अगर दोनों मिसरों में काफ़िया हो तो इसको मतला कहते हैं। इस मतला में जो 2 काफ़िए होते हैं उसका उसूल पहले याद कर लें, और उसके बाद दीगर अशार के जो काफ़िए होते हैं उसके उसूल याद करेंगे, तब हम एक काविश के काफ़ियों में गलती और दुरुस्ती का इजहार कर सकेंगे, उसकी तनकीद कर सकेंगे, उस पर अपनी राय लोगों के सामने झाड़ सकेंगे। ठीक है, तो अगर मतला आपने समझ लिया कि गज़ल में जो पहले 2 में से कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, गालिब की एक गज़ल का मतला है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि मतला के जो कवाफ़ी हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, नहीं आती हो गया रदीफ़। ठीक है, बर और नज़र काफ़ी हैं। मैंने पहले बताया था कवाफ़ी का हम वज़न होना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा बर और नज़र अगरचे इनका वज़न अलग अलग है लेकिन ये हम काफ़िया हैं। तो अब ये जो काफ़ी हैं इनमें सिर्फ़ रवी मुत्तहिद होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें रवी क्या है? अगर हम रा निकाल देते हैं नज़र में तो नज़र बच जाएगा, इसका मतलब है रा आखिरी असली हर्फ है लेकिन वो साकिन है। हमको हरकत चाहिए, उससे पहले हमने देखा ज़बर है, तो हम ज़्वा को नहीं लेंगे नज़र की, हम सिर्फ ज़बर और रा, यानी ज़बर प्लस रा साकिन इसका रवी है, जो कि बर में भी है जो कि नज़र में भी है। अब कोई अगर ये इश्काल कर दे गालिब के इस मतलब पे कि भाई इसमें नज़र में ज़्वा आ रहा है बर में ज़्वा नहीं आ रहा, लिहाजा ये काफ़ी गलत है, आप उससे कहोगे भाई रवी मुत्तहिद होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर रवी मुत्तहिद है तो बस काफ़ी हो गया, मतला दुरुस्त है। ये जो कहा ना कि सिर्फ रवी मुत्तहिद होना ज़रूरी है, इसकी वजह यह है कि अगर शायर रवी से पहले कुछ हुरूफ का इल्तिज़ाम कर भी ले तो बाकी मिसरों में उन हुरूफ का इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं होता। फ़र्ज़ कर लें कि बर है, अब एक मिसरे में बर आ गया और दूसरे मिसरे में ख़बर आ गया, ख़बर और बर, ये ध्यान से सुनिएगा, ये वो नुक्ता है कि जिसमें आप बड़े बड़े नाक़िदीन को इख्तलाफ करते हुए पाएंगे, वो गलत बोल रहे होते हैं। मैं उनकी कलाम उनके इख्तलाफात को देख रहा होता हूँ, तरफ़ेन की राय गलत होती है, किसी का दावा गलत होता है, किसी की दलील गलत होती है। तो यहाँ ये फ़ोकस करें इस बात पर कि हर्फ जो रवी है वो है ज़बर प्लस रा। अब अगर बर और ख़बर काफ़िए होते मतला में तो इसमें ज़बर प्लस रा तो मौजूद है, उससे पहले बा भी दोनों में मौजूद है, बर में भी बा है और ख़बर में भी बा है। तो इसका मतलब बज़ाहिर इससे बाद लोगों को ये लगता है कि अब बाकी मिसरों में भी बर का होना ज़रूरी है, क्योंकि मतला में शायर ने ऐलान कर दिया है, पाबंदी कर दी है वगैरह वगैरह नाम लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतला में सिर्फ रवी का मुत्तहिद होना ज़रूरी था, शायर ने उसका इल्तिज़ाम कर लिया, काफ़ी है। उससे पहले अगर कुछ और इल्तिज़ाम किया है वो लुज़ूम माला यल्ज़म कहलाता है, यानी एक गैर लाजिम चीज़ का इल्तिज़ाम कर लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ लोग बर और ख़बर के काफ़िए को ही गलत करार दे देते हैं, ये एक इंतहा है। बाज़ लोग बर और ख़बर के मतला में आने पर दीगर मिसरों में नज़र के काफ़िए को भी गलत करार दे देते हैं कि इसमें बा नहीं है, ये दूसरी इंतहा है। मोतदिल राय इसमें यह है कि बर और ख़बर में जो रवी है बस उसको देखा जाएगा, वो दीगर मिसरों में होना ज़रूरी है। जो पहले बा आ रही है इजाफ़ी तौर पर, वो एक शायर का इजाफ़ी हुस्न है उसके कलाम का, इस पर हम उसकी तारीफ़ करेंगे और बस। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, मतला में अगर रवी अलग अलग हो तो कवाफ़ी दुरुस्त नहीं शुमार होंगे। ये तो आप समझ भी गए थे, इल्ला ये कि हाँ एक यहाँ पे एक नई सूरत निकलती है, इसको आप जुगाड़ कह सकते हैं। मतला में रवी अगर अलग अलग हो तो एक सूरत मतला के दुरुस्त होने की है, और वो ये है कि एक काफ़िए का रवी दूसरे काफ़िए में मौजूद हो। यानी एक रवी तो अलग अलग है, ठीक है,
दोनों का रवी अलग अलग है, लेकिन एक काफ़िए का जो रवी है वो बेईन ही दूसरे काफ़िए में मौजूद है और उसका जो रवी है वो उससे थोड़ा सा इजाफी है। तो अब इस काफ़िए का रवी इस काफ़िए में आ रहा है पूरा का पूरा। तो ये एक सूरत ऐसी बनती है कि जिसमें हम इस काफ़िए को दुरुस्त करार देंगे। इसकी वजह यह है कि देखो काफ़िया क्या चीज़ है। काफ़िया कलाम के अंदर एक इजाफी हुस्न है जो दो लफ्ज़ों के, दो अलग अलग लफ्ज़ों के हम आवाज़ होने की सूरत में एक कलाम के अंदर खुशनुमाई ले आता है, सुनने में मज़ा आ रहा होता है। तो वो जो है यहाँ हासिल हो रही होती है वो चीज़। ठीक है, इसकी मिसाल समझेंगे तो फिर आपको बात वाज़ेह होगी। शाही एक लफ्ज़ है, शाही। अब इसका रवी क्या है? ज़बर प्लस अलिफ प्लस हा। शाही में से हमने या को निकाला तो बचा शाह, इसका मतलब है या ज़ाइद है। आखिर में हा है जो कि साकिन है, उससे पहले अलिफ है जो कि साकिन है, उससे पहले शीन पर ज़बर है, तो ज़बर प्लस अलिफ प्लस आहा जो है इसका रवी हो गया। शाही का रवी है ज़बर प्लस अलिफ प्लस हा। इसको आप आह करके समझ लें, शाही का रवी है आह। ठीक है, और जो या है वो रदीफ़ में आ जाएगी। रदीफ़ का हर मिसरे में होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब होगा अगले काफ़िए में या का होना तो ज़रूरी है एज़ अ रदीफ़, और या से पहले आह का होना ज़रूरी है एज़ अ रवी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जबकि साकी एक और लफ्ज़ आया, साकी, इसका रवी क्या है? इसका रवी है ज़बर प्लस या। कैसे कि साकी में से अगर हमने या को निकाला तो बचेगा साक। साक कहते हैं पिंडली को, साकी कहते हैं शराब पिलाने वाले को। इसका मतलब ये हुआ कि जो साकी की या है वो असली है, वो हमने साक को साकी नहीं बनाया। साकी अपना पूरा एक लफ्ज़ है। अगर किसी को अरबी आती है तो उसको पता चलेगा कि सीन काफ या हुरूफ असली हैं और सका यस्की से ये इसमें फ़ाइल का सीगा है साकी, जैसे क़ज़ा यक़ज़ी से क़ाज़ी। तो साकी में आखिरी जो या है वो असली थी, वो साकिन है। उससे पहले हमने देखा ज़ेर है, काफ के नीचे ज़ेर। अब हमने काफ को नहीं लिया क्योंकि हमें हरकत मिल गई। ज़ेर प्लस या साकिन इसका रवी है। शाही का रवी है आह और या ज़ाइद है। साकी का रवी है ज़ेर प्लस या। अब आप देखें इसमें हुआ क्या कि साकी का जो रवी है वो शाही में मौजूद है। अगर आप मतला में शाही और साकी को ले आते हैं काफ़ी के तौर पर, तो कोई फ़न्नी काफ़िए को जानने वाला एतराज़ कर सकता है कि भाई साकी और शाही का तो रवी अलग अलग है। शाही का रवी आ है और या उसमें ज़ाइद है, रदीफ़ के तौर पर जा रही है, और साकी का रवी है या साकिन और उससे पहले ज़ेर। तो साकी और शाही का रवी बिल्कुल अलग अलग दो चीज़ें हैं। मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि जो साकी का रवी है ज़ेर प्लस या, वो शाही में मौजूद है। तो अब शाही साकी में जो काफ़िए का लुत्फ़ है वो पूरे तौर पर बदरजा अतम इसमें मौजूद है। इस वजह से ये काफ़िया दुरुस्त होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ये कहेंगे कि ये जो शाही में या है ये कायम मकाम रवी के है। तो अब खुलासा क्या निकला कि मतला में कवाफ़ी का रवी एक होना ज़रूरी है। अगर दोनों का रवी अलग अलग है तो एक का रवी और दूसरे में कायम मकाम रवी का होना ज़रूरी है, यानी वो रवी का कायम मकाम हो तो ताकि काफ़ी का लुत्फ़ आ जाए। बहुत आसान बात है, ज़्यादा पेचीदा नहीं है। ये हो गए हमारे 7 पॉइंट मुकम्मल। अब 3 पॉइंट रह गए और मुश्किल होता जा रहा है मामला, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा आगे। मेन पॉइंट यही था जो आपने समझ लिया। 7 नंबर 8 में हम समझते हैं कि गज़ल, क़िता, रुबाई। क़िता को बाज़ लोग क़ता भी कहते हैं, उर्दू में दोनों तरह मुस्तअमल है, क़ता भी कह सकते हैं, क़िता भी कह सकते हैं। रुबाई वग़ैरह में काफ़िए के दर्जे बाला उसूल की पाबंदी ज़रूरी है। ये जो पहले 7 उसूल बताए ना, ये पेचीदा उसूल हैं, तो ये बावक़ार असनाफ़ में इन उसूल की पासदारी ज़रूरी है। जबकि आज़ाद नज़म, तुकबंदी, सजा गोई, मज़ाहिया अशार, फिलबदी शायरी वग़ैरह में कवाफ़ी की पाबंदी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो काफ़िए से मावरा वहाँ और चीज़ें लुत्फ़ पैदा कर रही होती हैं। तो वहाँ अगर इतनी ज़्यादा पेचीदगी ले आएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो गज़ल जो बंदा कह रहा होता है वो सारी ज़िम्मेदारियों के साथ कह रहा होता है और वो इंतहाई महारत का सबूत दे रहा होता है। फिलबदी गोई भी महारत है, उससे भी ज़्यादा की वो एक अलग फ़न समझ लें, वहाँ काफ़िया ज़रूर। आज़ाद नज़म में भी काफ़िया ज़रूरी नहीं होता। पॉइंट नंबर 9 ये है कि सौती कवाफ़ी जैसे फ़ेज़ और फ़ेज़। अब फ़ेज़ के आखिर में ज़्वाद है, फ़ेज़ के आखिर में ज़ा है। ये तो देखें फ़ेज़ का रवी है ज़्वाद, यानी फ़ेज़ में ज़बर प्लस या प्लस ज़्वाद, और फ़ेज़ में ज़ेर प्लस या प्लस ज़ा। ये बिल्कुल दोनों का रवी अलग अलग है। लेकिन ये सौती कवाफ़ी का मतलब ये है कि एक
आवाज़ से पता चल रहा होता है कि यार चल जाएगा। तो ये जो है इसको सोती काफ़िया कहते हैं। और जिसे गैज़, फ़ैज़ में ज़्वाद है, फ़ैज़ में ज़ा है, गैज़ में ज़्वा है, तो ये तीनों हुरूफ अलग अलग है मगर ये सोती काफ़ी हैं, तो इनका इस्तेमाल गज़ल, क़िता और रुबाई में ना किया जाए। अलबत्ता आज़ाद नज़म, तुकबंदी, सजा गोई, मज़ाहिया शायरी वग़ैरह में ये ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, आखिरी पॉइंट है कि हम आवाज़ अल्फाज अगर नसर में हो तो इसको सजा कहते हैं, सज, और अगर शेर में हो तो इसको काफ़िया कहते हैं, और अगर कुरान करीम में हो तो इनको फासिला कहते हैं। ये एक इस्तिलाही नाम है, ये याद कर लें। शायरी में अगर ये है तो हम इनको काफ़िया कहते हैं, अगर एक शायरी नहीं है, नसर है, तो हम कहेंगे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सजा लिखी है आपने, कलाम मुसज्जा है, ये कलाम मुक़फ़्फ़ा है, इसमें काफ़िया है, ये कलाम मुसज्जा है। कुरान करीम के अंदर भी आप देखेंगे तो बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि क्या ज़बरदस्त किस्म का के कवाफ़ी चल रहे हैं, तो इसको अदबन हम वो नाम नहीं रखते जो मखलूक के असनाफ़ का रखते हैं, हम यहाँ इसका नाम रखते हैं फ़ासिला, इसको फ़ासिला कहते हैं। ये आपके इल्म में एक नई बात आ गई होगी। ये 10 पॉइंट्स हैं इल्म काफ़िया, आपने मुकम्मल तौर पर सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, आप बिला तकल्लुफ़ कमेंट्स में अपना इश्काल उर्दू रस्मुल ख़त में लिख कर पेश करें, आपको भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी, जवाब दिया जाएगा। रोमन में ना लिखें, अंग्रेज़ी में ना लिखें और किसी ज़बान में ना लिखें, आपको इन 3 ज़बानों में जवाब नहीं दिया जाएगा। उर्दू रस्मुल ख़त में इल्म काफ़िया पर होने वाला कोई भी एतराज़ आपके सामने है, आपके पास मौजूद है, आप पेश करें। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी तसल्ली कराने की। अगर मैं गलती पर हुआ तो फिर मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा, क्योंकि इसमें फिर मेरे इल्म में इजाफ़ा होगा, और यही हमारा फैमिली का मकसद है, सीखना और सिखाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।